आज एक नई श्रृंखला में। और आज की श्रृंखला में हम लोग हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं और हिस्ट्री को हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री से। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आप लोग जुड़े रहिएगा और अंत तक क्लास को देखिएगा और नोट्स भी बनाइएगा। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। जितना भी आप देखेंगे इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। देखिएगा, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ हिस्ट्री को यानी इतिहास को स्टार्ट करूंगा। और इतिहास को इस तरीके से स्टार्ट करूंगा कि अगर कोई भी भाई पहली बार इतिहास को पढ़ रहा है तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और पहली बार में ही वो नोट्स बनाना चाहता है तो मुझे लगता है कि इससे अच्छे नोट्स इतिहास के नहीं हो सकते। देखिएगा, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, सब कुछ कवर किया है हमने। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इतिहास यानी हिस्ट्री, इतिहास को जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें इतिहास के बारे में जानना चाहिए कि आखिर इतिहास है क्या। तो व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, इसकी परिभाषा कोई पूछे तो क्या बताएंगे। परिभाषा है कि प्रमाणित स्रोतों के आधार पर अतीत के क्रमबद्ध ज्ञान को इतिहास कहते हैं। कहने का मतलब एक लाइन में आप लोगों को बताना है कि इतिहास की परिभाषा क्या है। कोई आपसे पूछता है तो प्रमाणित स्रोतों के आधार पर अतीत के क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग इतिहास कह देते हैं। अब आप लोगों को इतिहास की परिभाषा पता चल गई होगी। जिन भाइयों को नहीं पता थी वो भाई इसे याद रखेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, और वो प्रमाणित स्रोत क्या क्या होंगे। तो प्रमाणित स्रोत तो बोल दिया, लेकिन वो प्रमाणित स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि स्थापत्य कला हो गया, साहित्यिक स्रोत हो गए और सिक्के हो गए। ये तीनों हमारे स्थापत्य कला, साहित्यिक स्रोत और कॉइन सिक्के, ये क्या हैं, ये हमारे प्रमाणित स्रोत हैं। इन्हीं के आधार पर हम लोग इतिहास का अध्ययन करते हैं, इतिहास की जानकारी को इकट्ठा करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं इतिहास का विभाजन यानी डिवाइडेशन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास को विभाजन को हम लोग देखेंगे। इतिहास के विभाजन को देखें तो लिपि के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। और ये 3 भाग कैसे आप लोगों को याद रहेंगे। देखिएगा, इतिहास डायग्राम की फॉर्म में मैंने इसे सेट किया है। जैसे कि इतिहास इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, और नंबर 2 है आद्य ऐतिहासिक काल, और नंबर 3 है ऐतिहासिक काल। अब देखिएगा फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे, तो इसका विवरण हमें जो है वो लिखित फॉर्म में नहीं मिलता है। यानी प्रागैतिहासिक काल हमारा वह काल था जहां पर लोगों को लिखने के बारे में जानकारी नहीं थी या कोई भी लिखित साक्ष्य हमको नहीं मिलता है। वो हमारा काल कौन सा था? प्रागैतिहासिक काल था। और इस काल में क्या हुआ था? इस काल में पत्थर का प्रयोग हुआ था, और पत्थर का प्रयोग होने के कारण हम लोग इसे पाषाण काल कहते हैं, यानी पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। ये है हमारा प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल को जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि पाषाण काल क्यों इसे कहा जाता है, कैसे पाषाण काल का निर्धारण हुआ, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया, वो सब बाद में हम लोग डिटेल में पढ़ते समय डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इतिहास की पृष्ठभूमि को, यानी इतिहास की पृष्ठभूमि को हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से इतिहास की हमें शुरुआत करनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया कि प्रागैतिहासिक काल कब हम लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे इसका निर्धारण होगा, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। फिर हमने देखा आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल का विवरण जो है वो लिखित फॉर्म में है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता। यानी आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर हमें लिखित चीजें मिली हैं, यानी लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उनको पढ़ पाना, उनकी लिपि को समझ पाना इतना मुश्किल है कि उनको पढ़ा नहीं जा सका। और इस आद्य इतिहास काल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर देखिएगा फ्रेंड्स, ऐतिहासिक काल यानी ऐतिहासिक काल को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। वो 3 भाग कौन कौन से होंगे? प्राचीन इतिहास होगा, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया। फिर मध्यकालीन इतिहास होगा, फिर आधुनिक इतिहास होगा। ऐतिहासिक काल को हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं, और ये क्वेश्चंस आप लोगों को पता होने चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे कि इतिहास का जनक किसे कहते हैं, या इतिहास का पिता किसे कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि इतिहास का पिता कौन है या इतिहास का जनक कौन है, तब आपका आंसर होगा हेरोडोटस। और अगर भारतीय इतिहास के पिता के बारे में पूछा जाएगा तब हमारा आंसर बदल जाएगा। भारतीय इतिहास का जनक मेगस्थनीज को कहा जाता है। मेगस्थनीज वह राजदूत हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं और अपनी बुक इंडिका के अंदर भारत को का वर्णन करते हैं, और इसीलिए इन्हें भारतीय इतिहास का जनक भी बोल दिया जाता है। और इंपॉर्टेंट बुक भी आप लोग याद रखिएगा, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका किसकी बुक है? हेरोडोटस की है, पूछी भी जा चुकी है। और इंडिका किसकी बुक है? मेगस्थनीज की बुक है। और ये एक फेमस बुक है नेचुरल हिस्ट्री यानी प्राकृतिक इतिहास। और ये इतिहासकार, इसका नाम कई बार पूछा भी जा चुका है, प्लिनी करके इतिहासकार है, इसने लिखी है नेचुरल हिस्ट्री। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने जानकारी आप लोगों को बताई, ये जानकारी सिर्फ इतिहास को रुचिकर बनाने के लिए है, इतिहास की पृष्ठभूमि को, इतिहास के ढांचे को सजाने के लिए, ताकि हमारे माइंड में एक फेम बन सके कि इतिहास को हमें कैसे पढ़ना है। और अब देखेंगे हम लोग इतिहास की टाइमलाइन को। और इतिहास की टाइमलाइन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है,
वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इतिहास की टाइमलाइन इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इतिहास की टाइमलाइन अगर याद होगी, तो इतिहास की जितनी भी घटनाएँ हैं, वो हमें हमारे दिमाग के अंदर हमेशा रहेंगी। जैसे कि मैंने कहा प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल अभी हम लोग डिस्कस करके आए हैं, ये वो एरा है, ये सबसे प्राचीनतम एरा है, यानी सबसे पहले का एरा है प्रागैतिहासिक काल। और इसके अंतर्गत हमने आप लोगों को बताया था कि पत्थर का प्रयोग हुआ था और इसीलिए इसे पाषाण काल कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के अंदर हम लोग पाषाण काल को पढ़ेंगे और इसका जो समय है वो लगभग 30 लाख बीसी, बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, यानी ईसा पूर्व, यानी 30 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व का जो समय है वो है हमारा प्रागैतिहासिक काल का समय। और ये टाइमलाइन आपसे कहीं पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए, इतिहास को रुचिकर बनाने के लिए, इतिहास को पढ़ने में आसानी हो, इसका एक स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में फेम हो सके, इसलिए हम लोग इस टाइमलाइन की डेट को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। देन उसके बाद में हमने देखा कि आद्य ऐतिहासिक काल, और आद्य ऐतिहासिक काल का जो समय है वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का है। यानी 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का जो समय है वो आद्य ऐतिहासिक काल का है। और आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। तो हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय है वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वैदिक साहित्य, और वैदिक साहित्य के बारे में हम लोग देखेंगे तो वैदिक साहित्य का जो समय है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी है। और वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अपने वेदों को, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन वेदों को पढ़ेंगे। तो वैदिक काल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। वैदिक काल को डिटेल में पढ़ते समय हम लोग इसके वेदों को डिटेल में पढ़ेंगे। देन उसके बाद में हमारा आता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध का जो समय है वो 563 से लेकर, यानी बौद्ध धर्म का जो समय है 563 से लेकर 483 ईसा पूर्व। और इसमें हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देन उसके बाद में जैन धर्म, और जैन धर्म का जो समय है यानी महावीर स्वामी का जो समय है वो 540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व है। आई होप ये चारों नाम जो मैंने आप लोगों को अभी ऊपर बताया, पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक साहित्य, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सारे नामों से आप लोग परिचित होंगे और इन सबके बारे में कुछ न कुछ आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। लेकिन इस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, इस तरीके से एक-एक करके मैं आपको इन टॉपिकों को क्लियर करवाऊँगा कि आप चाहे जिस एग्ज़ाम में बैठ जाएँगे और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। तो देखिएगा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा है नंद वंश, और नंद वंश का जो समय है वो है 364 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व। और नंद वंश के ही समय, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, और धनानंद के समय में ही सिकंदर के आक्रमण हो रहे थे। तो जब आक्रमण के बारे में चाणक्य को पता चलता है तो चाणक्य धनानंद से कहते हैं कि आक्रमण होगा, और धनानंद चाणक्य की बात को तवज्जो ना देते हुए उन्हें बेइज्जत करके दरबार से बाहर निकाल देते हैं। और फिर वही चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को एक शासक के रूप में तैयार करता है, और वो फिर उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हरा देता है और नंद वंश के ऊपर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। और मौर्य वंश की स्थापना करके वो चाणक्य को वहाँ का प्रधानमंत्री बना देता है। तो देखिएगा मौर्य वंश का जो समय होगा वो होगा 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। और 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व का जो समय है वो मौर्य वंश का समय हो। और मौर्य वंश को डिटेल में पढ़ते समय हम लोग मौर्य वंश के शासकों को डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, बिंदुसार हो गया, अशोक हो गया। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मौर्य वंश का ही अंतिम शासक था बृहद्रथ, और बृहद्रथ की हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने, और पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के ऊपर एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। और ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ते समय आराम से क्लियर करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइमलाइन को, तो अभी टाइमलाइन में हमको क्या याद रखना है, हमको याद रखना है मौर्य वंश, और मौर्य वंश का जो समय है वो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व का है। जैसे ही आपके सामने कोई कहता है मौर्य वंश, आपके दिमाग के अंदर तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये बात तो हो रही है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व की। ये होती है टाइमलाइन की, ये होती है टाइमलाइन की खासियत। जैसे ही आपके सामने कोई लेगा कि नंद वंश, और नंद वंश लेते ही जैसे ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये तो बात हो रही है 364 से 321 ईसा पूर्व की। तो टाइमलाइन का महत्व तो आप लोग सके समझ चुके होंगे कि टाइमलाइन में आप लोगों को क्यों याद दिला रहा हूँ। और अभी तो मैं आप लोगों को टाइमलाइन के बारे में सिर्फ बता रहा हूँ, याद करवाने की कोशिश करवा रहा हूँ। और जब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे तो ये टाइमलाइन आपको रट जाएगी, इसमें आप लोग तनाव मत लीजिएगा। देखिएगा आगे देखेंगे, आगे हमारा भारत पर शकों का आक्रमण, और भारत पर शकों का आक्रमण कब होगा, भारत पर शकों का आक्रमण होता है 90 बीसी, यानी 90 ईसा पूर्व में भारत पर शकों का आक्रमण होता है। और देन उसके बाद में विक्रम संवत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी,
58 ईसा पूर्व में, 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। देन उसके बाद में हमें सातवाहन वंश के बारे में याद रखना है, और सातवाहन वंश जैसे कि दक्षिण भारत में सातवाहनों का शासन था, तो सातवाहन वंश कभी स्टार्ट होता है 50 बीसी से 225 एडी। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम लोग बीसी से एडी में आ गए, यानी बीसी का मतलब ईसा पूर्व और एडी का मतलब ईसवी, और अब हम लोग ईसवी के अंदर प्रवेश कर गए हैं। तो सातवाहन शासकों का जो समय था वो था 50 ईसा पूर्व से 250 ईसवी तक। ये जो समय है ये हमारे सातवाहन शासकों का है। देन उसके बाद में हमें संगम वंश को याद रखना है, और संगम वंश का जो समय है वो 100 से लेकर 300 एडी के बीच में है। 100 से लेकर 300 एडी के का जो समय है वो संगम काल का है। देन उसके बाद में गुप्त वंश के बारे में हमें याद रखना है, और गुप्त वंश का जो समय है वो है 320 ईस्वी से 414 ईस्वी। 320 से 414 ईस्वी के बीच का जो समय है वो है गुप्त वंश का। फिर उसके बाद में है हर्षवर्धन का काल। हर्षवर्धन का काल का जो समय है वो है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी, और 606 ईस्वी से 647 ईस्वी के बीच का जो समय है ये जो है ये हर्षवर्धन का काल है। देन उसके बाद में हम लोग चोल वंश के बारे में देखेंगे, और चोल वंश का जो समय है वो 871 से 1173 का है, और 871 से 1173 का जो समय है ये चोल वंश के शासकों का है। देन उसके बाद में हमने देखेंगे खजुराहो मंदिर निर्माण, यानी खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कब हुआ था, इसको डिस्कस करेंगे। तो खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण है वो 916 से 1203 ईस्वी के बीच में हुआ था। फिर हम लोग देखेंगे महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण, और महमूद गजनी जैसा कि आप लोग जानते होंगे इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, और इसने 1000 से 1027 तक भारत में बार-बार आक्रमण किए, और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, और इस भारत से ये लूट के लिए आक्रमण करता था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी एंशिएंट हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट टाइमलाइन, जो मुझे लगता है आप लोगों को जो मैंने डेट दी है ये आई थिंक 15-20 डेट होंगी, और ये 15-20 डेट आप लोगों को याद होनी चाहिए। और अगर ये आपने याद कर ली तो आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं एक-एक टॉपिक को बड़े ढंग से कराने वाला हूँ, और आप लोग उनके नोट्स भी फ्री में पा सकते हैं। और अगर आप लोग नोट्स चाहते हैं जो मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, और ये नोट्स आप लोगों को कमेंट में लिख देना है पीडीएफ, और जैसे ही आप लोग पीडीएफ लिखेंगे मैं वहाँ पे आप लोगों को मतलब अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, और ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। तो आज थी ये हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की टाइमलाइन, जिसे हमने डिस्कस कर लिया है, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी एंशिएंट हिस्ट्री को। आज तो सिर्फ टाइमलाइन हुई है, कल हम लोग प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल से स्टार्ट करेंगे, और हमारा पहला ही टॉपिक होगा पाषाण काल, और फिर हम लोग पाषाण काल को डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।